हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका ये प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। मैंने आपको प्रकाशिकी के क्लास 12th में मैंने आपको रे ऑप्टिक्स यानी कि किरण प्रकाशिकी का पूरा लेक्चर प्रोवाइड कर रखा है। उसके आगे थोड़ा चलते हैं तो प्रकाशिकी में ही जो अगला पार्ट आता है वो हमारा तरंग प्रकाशिकी का होता है कि किस तरीके से हम तरंग प्रकाशिकी का रे ऑप्टिक्स के बाद किस तरीके से तरंग प्रकाशिकी यहाँ पर चलकर आता है। ठीक, अब थोड़ा सा इसमें होता क्या है कि जो तरंग प्रकाशिकी है इसमें थोड़ी समझने वाली बात है कि जब हम किरण प्रकाशिकी पढ़ते हैं तो उसमें किरण के बारे में अध्ययन करते हैं और जब तरंग प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे तो तरंग का अध्ययन करेंगे। यानी कि तरंग प्रकाशिकी प्रकाशिकी की वह भाग है, वह शाखा है जिसमें प्रकाश के तरंग रूप का अध्ययन किया जाता है, तरंग प्रकाशिकी कहलाता है। ठीक, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हाइगेन्स का है। उन्होंने ही हाइगेन्स ने ही हमें तरंगाग्र के बारे में किस तरीके से परावर्तन होगा, कब अपवर्तन होगा, इन सब के बारे में बताया है। तो हाइगेन्स ने कहा था कि जो प्रकाश होता है ये जब भी किसी स्रोत से चलता है तो ये तरंग के रूप में होता है और चूंकि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है तो उसके लिए उन्होंने एक ईथर माध्यम की कल्पना कर ली। कल्पना की, वास्तव में है नहीं, ईथर माध्यम की कल्पना कर ली। अब ईथर में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 गुणा 10 के घात 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मानी जाती है। ठीक, अब इसमें होता क्या है कि हाइगेन्स ने तरंगार के बारे में बताया और अपना द्वितीयक तरंगार के बारे में नियम दिया। ठीक, इसमें उन्होंने क्या कहा कि तरंगार्ग किसे कहेंगे, तो उनका कहना था कि अगर कोई भी स्रोत है, मान लेते हैं इस बिंदुवत स्रोत है, तो कोई भी माध्यम हो तो उस किसी माध्यम के वे सभी कण किसी माध्यम के, ठीक, किसी भी माध्यम में किसी माध्यम के वे सभी कण किसी माध्यम के वे किसी माध्यम के वे सभी कण जो किसी क्षण समान कला में कंपन कर रहे हैं, समान कला में कंपन कर रहे हों। ठीक, किस माध्यम के वे सभी कण जो किसी क्षण पर समान कला में कंपन, यानी कि उनका कलाओं में कोई अंतर ना हो, समान कला में कंपन कर रहे हो, तो उनके बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। ठीक, बिंदु पथ को क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। अब इसमें हुआ क्या था, मान लेते हैं कि हमारे पास एक बिंदुवत स्रोत था, इस टाइप से बिंदुवत स्रोत, और उन्हें किसी माध्यम के सभी कण, मान लेते हैं कि इसके चारों तरफ माध्यम है, तो जब इसको हम जलाएंगे तो इससे प्रकाश चारों तरफ निकलेगी, इस तरीके से सारी की सारी दिशाओं में निकलेगी, इस तरीके से। ठीक, तो अगर हम किसी बिंदु पर समान दूरी पर लें इस तरीके से, तो जो इसका ये बिंदु पथ बनेगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये जो है ये वाला हिस्सा, इसी को तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगाग्र। तो किसी माध्यम के वे सभी कण, इस माध्यम के वे सभी कण जो किसी क्षण समान कला में हो, तो इस क्षण पर सेम टाइम पर समान कला में, यानी कि इनमें कोई अंतर नहीं हो, समान दूरी तय कर चुके हो, समान तरंग हो, तो इनको तरंगाग्र कहा जाता है। तो अगर बिंदुवत स्रोत होगा तो आप सोचिए, अगर आपके पास बिंदुवत स्रोत है, जैसे हमारे पास कोई लाइट है इतनी बड़ी, जब हम उसको जलाते हैं तो उसका प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, तो आप बता सकते हैं देख के कि जब चारों तरफ फैला तो हम किसी क्षण पर उसके, आज मान लीजिए कि हमारे पास लाइट है इतनी, और इसको जलाने पर चारों तरफ प्रकाश फैल गया, तो इससे इतनी दूरी पर, इससे इतनी दूरी पर, इससे इतनी दूरी पर जो ये बनाएंगे तो ये एक तरह का गोलीय बनेगा। इसमें आपको ऐसा दिख रहा होगा, ये गोलीय बनता है। कैसा बनता है? गोलीय। जब भी आप लाइट जलाएंगे प्रकाश चारों तरफ फैलेगा, और जब चारों तरफ फैलेगा तो किसी क्षण पर एक गोले की तरह कार्य करने लगता है। तो जो बिंदु स्रोत होता है उससे प्रकाश स्रोत जो बनता है, उससे तरंगाग्र जो बनता है, वो गोलीय बनता है। ठीक, ये गोलीय बनता है, इस टाइप से पूरा गोल होता है, इस तरीके से यहाँ से प्रकाश गई, यहाँ भी समान, यहाँ भी समान, यहाँ भी समान, यहाँ भी समान, ये गोला बना देता है, तो हम इसको गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। तो जो बिंदु स्रोत है, इस स्रोत होता है, इसकी वजह से गोलीय तरंगाग्र का निर्माण होता है। ठीक, गोलीय तरंगाग्र का निर्माण होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है, गोलीय तरंगाग्र का निर्माण होता है। अब फिर क्वेश्चन पूछता है कि अगर स्रोत हमारा गोलीय ना हो, बेलनाकार हो, तो कैसा होता है? तो आप समझिए, बेलनाकार का मतलब कि हमारे पास एक रॉड हो गई। ठीक, रॉड को बोलते हैं ट्यूबलाइट, इतनी बड़ी होती है, थोड़ी सी बड़ी, बेलनाकार आकार की होती है।
सोचिए कि आप जब उसको चलाएंगे तो क्या ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा जलता है, ये हिस्सा भी, ऊपर का हिस्सा भी, बीच का हिस्सा भी, मतलब हर जगह का हिस्सा प्रकाश देना शुरू कर देता है। तो उससे जो प्रकाश फैलता है, इधर भी 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 फैलता है। तो अब सोच कर देखिए कि अगर ये बेलनाकार कोई ट्यूबलाइट है, ये बेलनाकार ट्यूबलाइट है, तो इससे प्रकाश स्रोत इधर भी जाएगी, यहाँ इधर भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, यहाँ से भी इधर जाएगी, यहाँ इधर जाएगी, तो चारों तरफ ये फैलना शुरू हो जाएगी। आप समझ सकते हैं इसमें, यहाँ भी इधर आगे, इधर पीछे, थोड़ा सा ये इस तरीके से चारों तरफ जाने शुरू कर देंगे। तो जब हम इनको मिलाएंगे इस तरीके से, तो ये एक तरह का हमारा बेलनाकार पथ बनेगा। कैसा पथ बनेगा? बेलनाकार पथ बनेगा। ठीक, यानी कि जब हम किसी एक रेखीय या बेलनाकार स्रोत का प्रयोग करते हैं, तो इससे जो बनता है हमारा तरंगार्ग, वो बेलनाकार तरंगार्ग बनता है। ठीक, बेलनाकार तरंगाग्र बनता है। यानी कि आप बेलनाकार रॉड लेंगे, लाइट लेंगे, स्रोत लेंगे, तो उससे बेलनाकार ही, यानी कि रेखीय मतलब बेलनाकार ही जैसा होगा, तो हमारे पास बेलनाकार तरंगार्ग बनेगा। और कोई बिंदु स्रोत लेंगे तो उससे गोलीय तरंगार्ग बनेगा। लेकिन एक कंडीशन इसमें नया बन जाता है कि अगर हम मान लेते हैं हमारे पास एक स्रोत है और उससे बहुत दूर देखना है, बहुत दूर पर हमें किसी प्रकाश स्रोत को, तरंगार्ग को देखना है, तो आप सोच सकते हैं कि जब सूर्य से प्रकाश आता होगा, जो कि सूर्य गोला है, तो उससे गोलीय तरंगार्ग बनता होगा। लेकिन सूर्य का प्रकाश हमारे तक बहुत ज्यादा दूरी तय कर लेता है, और बहुत ज्यादा दूरी तय करने के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश की किरणें समांतर चल रही है। यानी कि स्रोत जब बहुत ज्यादा दूर होगा, बहुत ज्यादा दूर होगा, बहुत ज्यादा दूर, तो इससे आने वाली प्रकाश किरणें ऐसा लगता है कि हमें समांतर दिख रही है। ठीक, इससे आने वाली प्रकाश किरणें कैसे दिखेंगी? समांतर दिखेंगी। तो हमें लगता है कि जो इसका तरंगार्ग है वो समतल जैसा होगा। ठीक, यानी कि दूर बिंदु स्रोत ही दूर से आएगा तो समतल जैसा लगेगा, कोई ट्यूबलाइट है तो बेलनाकार लगेगा, और हमारे पास कोई बिंदु स्रोत है तो उससे हमें कोई कैसा तरंगार्ग लगेगा? गोलीय तरंगार्ग। ठीक, फिर आता है कि ये तो हाइगेंस ने इतना बता दिया, हाइगेंस में सब चल रहा है, ये हाइगेंस के सिद्धांत में, जो कि आपका ऑप्टिक्स का, वेव ऑप्टिक्स का पहले शुरू ही पार्ट होता है। इसमें बहुत सारे चैप्टर आते हैं, जैसे हाइगेंस के प्रवर्तन अपवर्तन, फिर आता है व्यक्तिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सारे चैप्टर इसमें शामिल होते हैं। तो इनको अगर आगे लेके चलते हैं तो इसमें एक सिद्धांत आता है जो कि हाइगेंस ने दिया था, जिसे हम द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। अब इसमें देखिए, इसने इन्होंने क्या क्या कहा। इनका मानना था कि कोई भी प्रकाश स्रोत होता है, जब उसे प्रकाश निकलता है तो तरंगार्ग के रूप में निकलता है, वेव के रूप में आगे की ओर बढ़ता है। जैसे आपने कभी पानी में कोई कंकड़ डाला होगा तो उससे चारों तरफ बिछोह, एक ही बिछोह वो आगे बढ़ना है, फिर दूसरा बिछोह उठता है, वो भी आगे बढ़ता है। तो इसी को हाइगेंस ने तरंगार्ग जैसा कह दिया था। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा था कि जब भी किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश आगे भागने की कोशिश करेगा, तरंग के रूप में भागने की कोशिश करेगा, तो ये सभी प्राथमिक तरंगार्ग होंगी। ठीक, जो यहाँ से चालू होगा, ये जितना भी होगा, ये सारा सारा प्राथमिक तरंगार्ग होगा। अब ये तरंगार्ग जैसे ही आगे बढ़ता है तो ये नए तरंगार्ग का कार्य कर देता है। ठीक, नए तरंगार्ग का कार्य करता है, जिसे हम द्वितीयक तरंगार्ग कहते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या, मान लीजिए मैंने एक काम कहा दूसरे को करने के लिए, तो मैंने यहां तक गया हूं तो वो मेरे लिए प्राथमिक है। अब वो किसी को भी कहे और जिसको कह देगा वो उसके लिए द्वितीयक हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से जब हमारे किसी स्रोत से प्रकाश चलना शुरू हुई, तब जल चलना शुरू हुई जिस रूप में, तो वो प्राथमिक तरंगार्ग है। लेकिन जैसे ही उस वो, अब जो, जैसे कहने का मतलब है, ये स्रोत यहाँ पे, ये आगे की तरफ हमारा इस तरीके से चला, ये आगे की तरफ चला, इधर से यहाँ चला, इसको बिंदु बिंदु मान लेते हैं। ठीक, एक और मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं ये बिंदु। ठीक, ये यहाँ से स्रोत निकला, इससे डायरेक्ट प्रकाश यहाँ पे आया, तो जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये प्राथमिक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? प्राथमिक, यानी प्राथमिक तरंगार्ग। लेकिन अब इससे जो प्रकाश चारों तरफ फैलेगा, इससे चारों तरफ, यानी कि इससे इधर भी फैलेगा, जैसे इसने चारों तरफ फैलाने की कोशिश की है, वैसे ही ये वाला जो टर्म होता है, ये भी अपने चारों तरफ प्रकाश जो है फैलाने की कोशिश करता है, इस तरीके से। ठीक, आप सटा भी सकते हैं, नहीं भी सटता, इसमें कोई दिक्कत नहीं उससे। तो ये जो है, ये चारों तरफ नए प्रकाश स्रोत के कार्य करते हैं। तो जब किसी स्रोत से प्रकाश निकलता है तो उसे प्राथमिक तरंगार्ग तो कहते हैं, लेकिन जैसे ही वो आगे चलता है तो माध्यम के जितने भी आसपास के कण होते हैं वो द्वितीयक तरंग के कार्य करने लगते हैं, द्वितीयक तरंगिकाओं का कार्य करते हैं।
जैसे ये द्वितीयक तरंगिकाओं का कार्य करना शुरू कर देंगे। यहाँ से निकला ऐसे इस तरीके से, तो जिस वेव से ये निकला होगा इधर से, इसे हम प्राथमिक कहेंगे। जैसे ये आगे बढ़ा तो ये जो है ये तो प्राथमिक ये कह सकते हैं कि हाँ, ये पहला, ये मान लिया पहला है, प्राथमिक है। लेकिन अब इससे जो निकलेगा ये द्वितीयक तरंगिका का कार्य करते हैं, और जब हम इनकी स्पर्शियों को इस तरीके से मिला देते हैं तो इस वाले हिस्से को द्वितीयक तरंगाग्र कहा जाता है। ठीक, तो इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं हम, द्वितीयक तरंगाग्र, और इसको क्या कहते हैं, पहला प्राथमिक। अब ये आगे गया, इसने चारों तरफ फैलाना शुरू किया, अब इससे जो स्पर्श बनेगा वो द्वितीयक तरंगाग्र है। दूसरा पॉइंट क्या कहा था इसमें इन्होंने कहा था कि जब भी किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश आगे चलता है तरंग के रूप में, तो जो प्रकाश किरण निकलती है वो हमेशा 90 डिग्री कोण पर निकलती है। तो हम जानते ही हैं, मान लीजिए जैसे कोई प्रकाश आया, ये गोला है, 10 प्रकाश पार किया तो वो हमेशा 90 डिग्री पे करेगा। कहने का मतलब क्या था कि जैसे ये मान लीजिए यहाँ से प्रकाश ऐसे निकला तो ये हमेशा 90 डिग्री, क्योंकि वृत्त के से केंद्र से जो भी खींचेंगे स्पर्शी पर ये हमेशा 90 डिग्री का होता है, इस वजह से ये हमेशा लंबवत होता है, 90 डिग्री के कोण पर होता है। ठीक, इसके बाद इन्होंने अपना डिफाइन करना शुरू किया परावर्तन और अपवर्तन। ठीक, हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर हमें परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करनी होती है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, परावर्तन और अपवर्तन हाइगेंस के सिद्धांत पर। अब इसको समझने के लिए हमें तरंगार की कल्पना करनी होती है। अब कहेंगे तरंगार कैसा आता है, तो मैंने अभी आपसे कहा दूर से प्रकाश आएगी, समतल होगी, और जो इस आकार से मैंने बताया था कुछ इस आकार से, तो ये पूरी समतल इसी रूप में तरंगाग्र चलता है, ऐसे ही तरंगाग्र चलता रहेगा, सीधे सीधे चलता रहेगा। ठीक, एक किरण नहीं समझना है हमसे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से परावर्तन की व्याख्या करता है। ठीक, ये आपको थोड़ा समझना है। जैसे ये मान लीजिए कि दो समांतर किरणें इधर से आने शुरू हुई, एक यहाँ पे आई है और दूसरी जो है अभी तक यहाँ पर आई। ठीक, इसको मिला दिया मैंने, दूसरी यहाँ तक आई है। तो ये जो तरंगार्ग होते हैं समांतर है, तो एक दूसरे पर 90 डिग्री कोण पर आएंगे। ठीक, एक दूसरे पर 90 डिग्री कोण पर आएंगे। अब थोड़ा सा इसमें समझने वाला टर्म क्या है, इसे हम ए मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं, बी। समझने के लिए बी मान लिया हमने। तो आपको ये समझना है ये जो समतल है चिकना, वो कुछ फ्लैट है, जैसे फर्श होता है वैसा होता है। ठीक, फर्श जैसा। ये जो प्रकाश किरण आ रही है ये समतल इस तरीके से, जैसे ये है उसी तरीके से ऐसे आ रही है, ऐसे। तो सोचिए कि इन दोनों में पहले कौन टकराएगा, ये वाला हिस्सा, ये पहले टकराएगा। जब ये टकराएगा इस वाले हिस्से पे, तो जब तक ये यहाँ है एम पर मान लेते हैं, और ये इस टाइप पे भी यही है। ठीक, तो आप सोच कर बता सकते हैं कि माध्यम जब सेम है, माध्यम सेम एक ही माध्यम है, तो जितनी देर में ये यहाँ आ चुका है, अब जितनी देर में ये यहाँ पर थोड़ा आगे पहुंचेगा, कहीं यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, उतनी देर में ये वाला टर्म, ये वाला हिस्सा, ये प्रकाश किरण निकल कर कुछ इधर जा चुकी होगी। ठीक, तो जितनी देर में यहाँ से यहाँ तक पहुंचा उतनी देर में ये यहाँ से निकलकर हमारी यहाँ तक आ गई है। ठीक, समझने वाला थोड़ा सा बात है इसमें। अच्छा, चूंकि माध्यम एक ही है तो इसमें चाल कितनी होगी, भी होगी। अगर यहाँ से यहाँ तक आने में t समय लगा होगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी का भी t होगा। ये चाल माध्यम भी मान ली, एक ही माध्यम है तो भी होगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, t, तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक भी t होगी। अब जब ये यहाँ से यहाँ तक आया उतनी देर में ये निकलकर यहाँ से कुछ हमारा यहाँ तक चला गया, ये मान लिया हमने, ये वाला हिस्सा यहाँ तक चला गया, तो ये दूरी भी क्या होगी, भी t होगी। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, भी t होगी। समझने के लिए अब हमने इसमें क्या कहा, समझना था थोड़ा कि कैसे करेंगे इसे। अब कहेंगे ये दूरी कैसे निकाली, तो यहाँ से यहाँ तक नाप लिया और यहाँ से चाप लगा दिया, यहाँ पे जो कटा है। और सोचिए कि जो यहाँ से अब प्रकाश किरणें उठेंगी, क्योंकि ये भी आगे परावर्तन को ऐसे ऊपर की ओर उठेगी, और ये फिर एक साथ में आगे की ओर चलना शुरू हो जाएंगे, ऐसे जैसे ये है उस टाइप से ये आगे चलना शुरू। कितने डिग्री कोण बना, 90, ये सारा 90 बनेगा। ठीक, लेकिन आप क्या सोचेंगे ये 90 कैसे बनेगा, तो 90 ध्यान रखना यहाँ नहीं बन पाएगा। 90 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 90 डिग्री, जितने देर में ये यहाँ से यहाँ आया यहाँ पर, उतने देर में ये यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक, यानी कि अब यहाँ से भी नया चलो, यहाँ से भी नया चलो, यानी कि जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये ऐसे, ये 90, ये 90। ठीक, ये भी 90 है। जब हम इस पर एक अभिलंब खींचेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ से, तो ये वाला कोण क्या कहेंगे, आई, और इस पर जब अभिलंब खींचेंगे कुछ इस तरीके से, ये वाला कोण क्या होगा, आर होगा। ठीक, थोड़ा सा यहाँ समझना होता है, हल्का सा। जितनी देर में यहाँ पर ये आई थी, यहाँ पर ये यहाँ पहुंच चुका था, अब जितनी देर में यहाँ से यहाँ तक जाएगा भी टी, उतनी देर में ये किरण निकल के यहाँ तक पहुंच गई। कैसे निकालेंगे इसे, यहाँ से यहाँ तक नाप लगा के नाप लेंगे और यहाँ से चुप से कैसे कटा देंगे। तो जब ये यहाँ पर आई उतनी देर में यहाँ पहुंचा,
क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समांतर 90 डिग्री पर है, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा भी कितने डिग्री कोण पर होगा, 90 डिग्री पर होगा। ये सोचने वाली बात है। ठीक, मैंने कहा कि ये कोण आई है और ये कोण क्या है हमारा, आर है। ये एम है, मैंने इसे एम डैश मान लिया, इसे इस बिंदु को ए मान लिया और इस बिंदु को मैंने बी मान लिया। ये यहाँ से यहाँ तक VT, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी क्या हुआ VT, यानी कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। ठीक, ये वाला हिस्सा आपस में कैसा है, बराबर है। ये वाला अगर कोण आई है, सोचिए अगर ये कोण आई है, ये वाला हिस्सा, तो ये जो इतना है हमारा, ये सॉरी ये थोड़ा आगे बन चुका है, यहाँ तक होगा सिर्फ ये वाला हिस्सा यहाँ पे, क्योंकि ये 90 डिग्री तो ये 90 डिग्री। जब ये वाला कोण आई है, ये वाला कोण आई, तो ये क्या होगा 90 माइनस आई। ठीक, ये आई तो ये 90 माइनस आई। ठीक है, चूंकि ये दोनों एक दूसरे के किरण समांतर है, तो ये 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री ये वाला हिस्सा। ठीक, ये हिस्सा 90, नीचे नहीं, ये दूसरी है, इसमें नहीं जाना हमें, ये किरण तो ऐसे गई इधर निकल कर, तो ये आगे जा रही है, तो ये नहीं, ये वाला हिस्सा 90। ठीक, फिर मैंने कहा यहाँ से कि ये जब 90 है तो ये 90 है, ये आर है और ये पूरा 90 है, तो ये 90 माइनस आर होगा। कुछ सोचिए, ये आर, ये टोटल 90, तो ये 90 माइनस आर, ये आई, ये टोटल इतना 90, तो ये 90 माइनस आई। अच्छा, यहां से यहां तक कितना है, इस तरीके से, तो ये भी 90 है, ये भी कितना है, तो ये भी 90 है, क्योंकि अभिलंब खींचे गए हैं, तो 90 90 दोनों में होंगे। तो ये वाला जब कोण 90 माइनस आई है और ये पूरा 90 है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक निकालू, सोचिए यहाँ से यहाँ तक, तो 90 में से अगर ये घटा दूं तो ये आ जाएगा, यानी कि 90 माइनस आई कर दूं तो 90 से 90 खत्म, यानी कि आई, यानी कि ये वाला कोण क्या बना हमारा, आई, ये वाला कोण क्या बना, आई बना। ठीक, फिर मैंने आपसे कहा कि ये वाला आर है, तो ये 90 माइनस आर, तो जब 90 में से 90 माइनस आर घटाएंगे तो ये वाला जो कोण होगा, जैसे ये 90 माइनस आर, तो जो ये वाला कोण होगा, ये इतना, ये केवल आर होगा, जैसे ये किया उसे ये करना है। तो 90 में से 90 माइनस आर खत्म, तो ये जो यहाँ से आता है ये हमारा आर आया। ठीक, अब परावर्तन क्या कहता है कि कोण आई कोण आर के बराबर होगा, और अभिलंब, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों के तीनों एक ही तल में होने चाहिए। ठीक, ये नियम कहता है, हमें इसे प्रूफ करना है। आपतित, परावर्तित, अभिलंब, ये तो एक ही तल में है दोनों जगह पर, लेकिन कोण आई बराबर कोण आर ये अभी ठीक नहीं, यही हमें प्रूफ करना है। तो हमारे पास दो ट्राइंगल है, एम ए एम डैश, ध्यान समझना इसे, एम ए एम डैश। तो हमने मान लिया कि हमारे पास ट्राइंगल है एम ए एम डैश और ट्राइंगल एम ए एम डैश एम बी एम डैश, एम बी एम डैश में थोड़ा समझना है। दोनों में अगर आप ठीक से देखें, अगर मैं इसे दूसरा बनाने की कोशिश करूँ थोड़ा सा ऊपर, तो ये वाला ट्राइंगल ये ऐसे है कुछ, ये एम एम डैश, ये तो आई, ये ए, यहाँ पे 90, तो ये वाला भी 90, यानी कि ये 90 डिग्री है, और ये इसका कोई पता नहीं, छोड़ देना है, इसका पता नहीं है, छोड़ देंगे हम। दूसरा बनाए इस तरीके से, तो ये इस तरीके से है, ये 90, तो ये भी 90, यानी कि ये 90, ये एम, ये एम डैश और ये बी, ये वाला कोण कितना है, ये वाला हिस्सा, ये आर, तो ये वाला आर है। तब सोच के देखिए थोड़ा सा इसमें, ये एम एम डैश एम एम डैश। अच्छा, थोड़ा सोच के देखिए, कोण एम ए एम डैश में कोण ए कोण बी के बराबर है, कोण ए किसके बराबर है, कोण बी के बराबर है, दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। अच्छा, एम एम डैश दोनों में कॉमन है, एम एम डैश दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। अच्छा, ये भी हमें सही लगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात। फिर हमारे पास बात आया कि जो ये वाला टर्म है, ये m से यहां तक जो कि b माना था हमने, ये क्या है, तो vt है। a m डैश क्या है, तो ये भी vt है। अच्छा, तो a m डैश और m b ये दोनों ही कैसे हैं, बराबर है। ये तीन टर्म हमने बराबर कर दिए, तीन भुजाएं बराबर। अब आप सोचिए कि जब तीन भुजाएं बराबर है, तीनों भुजाएं बराबर है, सोचिए तीनों भुजाएं बराबर, तो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है तो कोण सप्रूप कह सकते हैं, सर्वांगसम है। और जब कोण सर्वांगसम जैसा होगा, त्रिभुज सर्वांगसम जैसा होगा, तो इनके कोण भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। नहीं समझ में आया, कोण इनके आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। लेकिन इसमें VT ये वाला है, इसमें VT ये आगे वाला है। ठीक,
तो आई के सामने भी टी और आर के सामने भी टी, तो सोचिए जब ये बराबर है ये बराबर है तो कोण आर किसके बराबर होगा? कोण आई के। नहीं आया समझ में? एम डैश दोनों आपस में बराबर है, ठीक, ये दोनों कॉमन। फिर मैंने कहा कोण ए कोण बी के बराबर है 90 90 दोनों बराबर, क्योंकि दो एक कोण बराबर हो गया हमारे पास, एक कोण बराबर, दो भुजा बराबर, एस ए एस साइड एंगल साइड से, भुजा कोण भुजा से, तो मैंने कहा एक कोण बराबर है और दो साइड बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि आई वाले के सामने VT है और आर वाले के सामने भी VT है, और ये दोनों जब आपस में बराबर है तो कोण आई और कोण आर भी कैसा होगा? बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण आई और कोण आर बराबर है कब? जब इसको हम प्रूफ करेंगे तब। तो जब इसको हमने प्रूफ कर दिया तो ट्राइंगल एम ए एम डैश सर्वांगसम है ट्राइंगल एम बी एम डैश, ये बराबर है। और क्या हुआ इसमें थोड़ा सा हमारा, तो कोण आई बराबर कोण आर हमने अभी प्रूफ कर दिया, और पहले से मालूम है कि ये सभी एक ही तल में है, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये और अभिलंब तीनों एक ही तल में है, तो ये हाइगेंस के सिद्धांत को प्रूफ करता है। ठीक, इसे आपको यहाँ पर थोड़ा समझने की आवश्यकता होती है, अगर हम इसे ठीक से समझ जाए तो बाकी सारी चीजें हमें समझ में आ जाती है। ठीक, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।